नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट से जूझ रही है सरकार, लड़ रही है और तमाम वो उपाय किए जा रहे हैं ताकि इस संक्रमण से हमारे प्रदेश को मुक्ति मिल सके और पूरी कवायदें सरकार की जारी है। इसी बीच सियासत भी मध्य प्रदेश में अपने पूरे उरूज पर है। मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है। तमाम नेता जो हैं इस वक्त बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हैं, उसको लेकर अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकातें कर रहे हैं और यही है हमारा आज का विशेष, एमपी का रण। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चौथे चरण के लॉकडाउन के साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शिवराज सिंह चौहान की संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास में सीएम शिवराज की पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भगत से चर्चा। प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी इसी हफ्ते वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद मंत्री पद के नामों को अंतिम रूप दे सकती है, लेकिन शिवराज सरकार के सामने किसे मंत्री बनाए और किसे बाहर रखें, ये बड़ी चुनौती है। 22 से 24 कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। सिंधिया गुट से 22 नेताओं में से 11 लोगों को मंत्री पद देने का दबाव है। इस स्थिति में भाजपा विधायकों के लिए कम पद बचेंगे। पहले ही सिंधिया गुट से 2 लोगों को मंत्री बनाया जा चुका है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल बिसाहू लाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, एंदल सिंह कसाना और रणवीर सिंह जाटव की भी दावेदारी है। भाजपा अपने लोगों के साथ किस तरह से समन्वय बैठाएगी? भाजपा में 40 से अधिक ऐसे नाम हैं जो मंत्री बनाए जाने की दावेदारी सामने रख चुके हैं। इन सबके बीच बीजेपी और कांग्रेस अब उपचुनाव की तैयारी में लग गई है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी है। पहले किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, फिर अब पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद में शिवराज सरकार फेल है। तो वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हमने 110 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है, जबकि सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था। बम्पर स्टॉक है, बम्पर पैदावार हुई है गेहूं की, चने की, सरसों की। 109 लाख मीट्रिक टन हम खरीद चुके हैं। और खरीदी कब से शुरू की हमने? तो कोरोना के कारण 20 दिन बाद 15 अप्रैल से शुरू किया और आज 23 मई है। एक माह 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक, मतलब इन्होंने 63% किया था, हमने 110% कर लिया। इधर उपचुनाव को साधना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सिंधिया समर्थकों के साथ ही कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने 24 सीटों पर कैंडिडेट उतारने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। साथ ही रणनीतिकार प्रशांत किशोर को एमपी कांग्रेस ने उपचुनाव की कमान सौंप दी है। अब देखना होगा मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी उन विधानसभा क्षेत्रों को साधती है जहां उपचुनाव होने हैं, तो वहीं अपने नेताओं को बीजेपी कैसे मनाती है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। जी हाँ, तो यही है हमारा आज का विशेष, एमपी का रण, और इस पर चर्चा शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास। रिजवान जी, आपकी शुरू करूंगा एमपी के रण का जिक्र। यही है हमारा आज का विषय। सबके बीच आवाज का कुछ डिस्टरबेंस है। अविनाश थोड़ा देखिएगा, उनको आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक आ रही है जी। अब आप दिनेश गुप्ता साहब को आवाज आ रही है। रिजवान जी अब सबको आ रही है। तो एमपी का जो रण है वो शुरू हो चुका है, एक तरह से ऐसा कहा जाए। उसके संकेत भी है। थोड़ा कृषि ऋण की और
खामी को दूर करें। दिनेश गुप्ता साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत डिस्टर्ब है रिजवान भाई, जो है उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। देखिए, मैं ब्रजेश पांडे की तरफ हूँ। ब्रजेश पांडे कहेंगे आप एक बड़ा मुद्दा, आप भारत में जाने की भी चेतावनी दे चुके हैं। आज कृषि मंत्री हमारे यात्रियों के साथ बैठकर सरकार की गलतियां और नहीं है, कहा है कि नहीं और बिजली बिल को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है, इस तरह के आप आ रहे हैं, क्या कहेंगे? रिजवान जी, सबसे पहली बात तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर भी जो कुछ भी मैं आपकी आवाज तोड़ फोड़ के सुन पाया हूं उसके हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार को हटा करके शिवराज सिंह जी ने प्रदेश के अंदर जोड़ तोड़ सौदेबाजी वाली सरकार बनाया, और ये सरकार पूरी तरह से कोरोना संकट को दूर करने की जगह प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा फोकस उसका आने वाले समय के उपचुनाव में केंद्रित हो चुका है। उस 24 जिलों के उपचुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कल घोषणा किया कि श्रम सिद्धि अभियान के तहत हम संबल योजना में प्रवासी मजदूरों को जोड़ेंगे। जो हमारे प्रदेश के मजदूर बाहर गए हैं उनको वापस लाने के बाद उनको मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा। और उन्होंने एक चीज कहा कि अब इसके लिए हम सरपंच और सचिव श्रमिकों के माध्यम से हम इस चीज को महत्ता देंगे। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की आज तक जितनी भी बातें हैं वो चुनावी घोषणा साबित हो रही है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश कोरोना के मामले में तीसरे पायदान पे तो पहुंच ही चुका है। लेकिन जो हमारे रेड जोन है, चाहे वो इंदौर का इलाका हो, चाहे भोपाल जिला हो, चाहे आपका बुरहानपुर रेड जोन हो, इन सब जगहों में प्रशासन की हीला हवाली और सरकार की नुमाइंदगी असफल और पूरी तरह से निष्फल साबित हुई। अब आप बताइए कि प्रदेश के अंदर 13,62,00,000 करोड़ में से आधे एक्टिव श्रमिक मजदूर हैं, उनका जॉब कार्ड बना हुआ है। लेकिन मैंने देखा है कि इस योजना के तहत 2018 में प्रदेश में 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार थी और संबल योजना में 2018 में इन्होंने 2,15,72,496 लोगों को पंजीकृत किया था। लेकिन उससे लाभान्वित सिर्फ हो पाए थे 1,10,18,982 लोग। कहीं न कहीं ये सरकार कोरोना संक्रमण और हर मोर्चे में विफल होने के बाद उसका सारा का सारा केंद्र वो 24 जिलों में होने वाले उपचुनाव हैं, उन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा तय कर रही है। उसको न श्रमिकों की परवाह है, उसको न इस प्रदेश के अंदर कामगार की परवाह है, उसको न इस प्रदेश के अंदर मजदूर की परवाह है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार आह्वान कर रहे हैं कि अभी हमको कोरोना संक्रमण से लड़ना है, और इसके लिए वो पश्चिम बंगाल में भी चले गए, वहां पर जाकर के भी उन्होंने कल इस बात को अवॉइड दिया, मीडिया को बताया कि हमारे सामने पहली लड़ाई कोरोना से लड़ने की है। और हालांकि वो तूफान प्रभावित क्षेत्रों में भी दौरा करने गए। लेकिन जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शपथ लिया है तब से उनका पूरा एजेंडा पॉलिटिकल साबित हो रहा है। आम आदमी से उनका कोई वास्ता नहीं है, आम आदमी की बातें उन्हें करना नहीं है। सारी बातें वो 24 क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को केंद्रित करके कर रहे हैं, जिसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ेगा। राजगोपाल, क्या कहेंगे आप? सिर्फ आप चुनाव के एजेंडे सेट कर रहे हैं, आपका अलग चुनाव है, कोरोना से लड़ाई आप उस तरह से नहीं लड़ रहे हैं, और लगातार आपकी कोशिश एक है। आज भी इस तरह की चर्चाएं थी, मीडिया कवरेज भी यही था कि तकरीबन 200 से अधिक लोग आज भी बीजेपी कार्यालय भोपाल मुख्यालय में पहुंचे, रायसेन से आए थे। क्योंकि भोपाल रेड जोन है, वहां परमिशन बाकायदा ऑनलाइन परमिशन होनी चाहिए थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और आप कई इस तरह की चीजों की अनदेखी कर रहे हैं। और आपका लक्ष्य चुनाव है, आने वाले वक्त में आप चुनाव की तैयारियां दें। रिजवान जी, मैं दो बातें आपसे कहूं।
एक बात तो ये कि चुनाव हमारे लक्ष्य में कभी नहीं होता। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, उनमें से 24 सीटों पर चुनाव होना है, यानी 10% सीटों पर चुनाव होना है, 90% पर नहीं होना है। दूसरी बात, संबल योजना के बारे में हमारे आदरणीय साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी को थोड़ी सी गलत जानकारी है। उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं, संबल योजना में वे लोग भी पंजीकृत हैं जिन लोगों के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। ऐसा मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उसमें पंजीकृत है जिसके आपके पास भाजपा आरएसएस के लोग भी सम्मिलित हैं। ब्रजेश जी सुन लें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इस प्रदेश का निवासी है, इसको याद रखें आप। इस प्रदेश का प्रत्येक जो आयकरदाता नहीं, जो आयकरदाता नहीं है, आयकरदाता यदि नहीं है तो संबल योजना का पात्र है। और संबल योजना गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इन चार को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है, जिसका लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। एक दो दूसरी बात, तीसरी मैं आपको एक बात बताऊं जो आप बार बार कहते हो, हमारे लिए चुनाव और राजनीतिक जिम्मेदारी कोई इसका विषय नहीं है कि उपभोग और ऐशो और आराम के विषय। हमारे लिए सत्ता संघर्ष है, सत्ता भी संघर्ष है, और वह अंतिम मानव तक, जो पीड़ित है मानव, उस तक सुविधा पहुंचाने के लिए साधन है। सत्ता हमारा साध्य नहीं है, सत्ता हमारा साधन है जिस मानसिकता के साथ हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस मध्य प्रदेश का मजदूर और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था कि जो 16 महीने उसने अपनी दुर्गति देखी, वो किसान कर्ज माफी का क्या हो। देखिए मैं आपको दो बात बताऊं, आज सचिन यादव जी ने जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं, मैं आपको पहले दो बातें बताऊं। सबसे पहले रिजवान जी आप ध्यान करिए, आज सचिन यादव जी ने पत्र लिखकर खुद स्वीकार कर लिया कि उनकी कर्ज माफी योजना फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है और उसमें वो काम नहीं कर सके। उसमें दो कारण है। आपने एक तो किसानों को कर्ज माफी के लिए सिर्फ 10 दिन का समय दिया था, ये कहा था कि 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा। दूसरी बात, आपने एक और बात कही थी कि 2 लाख तक का कर्ज माफ। आज सचिन यादव जी ने यह स्वीकार कर लिया कि 1000 से 50,000 तक के 1,67,000 किसानों के हमने कर्जे माफ किए हैं, जिसकी कुल रकम 6,400 करोड़ रुपए है। ये सचिन यादव जी स्वीकार कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो कांग्रेस का किसान माफी का तरीका था, वो तरीका गलत था। उसमें बैंकों को ठगने की कोशिश थी, सहकारी समितियों को नष्ट करने की कोशिश थी और किसान को बेवकूफ बनाने की योजना थी, जो विफल हो चुकी है। और जहां तक मध्य प्रदेश का किसान ने, मध्य प्रदेश के किसान की खुशहाली भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और ये तो बहुत छोटी रकम दे रहे थे, और बहुत बड़ी रकम मध्य प्रदेश के किसान के खाते में पहुंचेगी। और किसान को आत्मनिर्भर बनाना और समृद्ध बनाना, कृषि को लाभ का धंधा बनाना। हम तो और बड़ी बात कह रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ क्या करना, किसान कर्ज में ना रहे उसके लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। समृद्ध यदि मध्य प्रदेश होगा तो किसान के बलबूते ही होगा। वो काम आपको समझ आ चुका है। पार्टी का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। मैं दिनेश गुप्ता जी से भी समझ। दिनेश गुप्ता, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में? रण तो शुरू हो गया है, इसलिए कि खासतौर से बीजेपी की तैयारियां बहुत जोर शोर से शुरू, इसलिए कि पहले तुलसी सिलावट के साथ कुछ लोग शामिल होते हैं कार्यालय में, आज प्रभुराम चौधरी के साथ भी आकर काफी लोग शामिल हुए। तैयारियां उनकी जोर शोर से चली है, संगठनात्मक रूप से बीजेपी काम भी बहुत तेजी के साथ। लेकिन किसान कर्ज माफी जो है बहुत बड़ा मुद्दा फिर बनने वाला है, ऐसे आसार नजर आते हैं। आप कैसे देखते हैं बिजली के बिल, किसान कर्ज माफी और आने वाले वक्त में किस तरह की चीजें होने वाली हैं, अगर आप इस रण की बात करें? रिजवान जी देखिए, दोनों दल तैयारी कर रहे हैं, केवल एक दल नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस तैयारी कर रही है कि अपना जो भी डैमेज कंट्रोल हो चुका है उसको इलेक्शन से पहले कैसे रिपेयर किया जाए। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी खुद ही लगातार बैठ के कर रहे हैं, लोगों से एक कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस अंचल में सबसे ज्यादा चुनाव है, ग्वालियर चंबल के जो अंचल है, 15 सीटों पर वहां चुनाव होना है, वहां बड़ी चुनौती है। क्योंकि वहां का जो एक बड़ा चेहरा था कांग्रेस का, वो छोड़कर चला गया। अब आपको नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को पूरी जमावट करनी है वहां।
वहां जो है कांग्रेस तो सबसे पहले उस जमावट से वो अपने आप को यदि ठीक कर लेती है वो, तो आगे फिर मुद्दों की बात आती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि एन केन प्रकरण हमको ये सरकार लगातार बना के रखनी है। आप देखिए कि यदि ये सरकार का जो भविष्य है वो इन उपचुनावों पर ही निर्भर है। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि जो बाजी उसके हाथ से निकल गई तो वो वापस ली जाए। वो कर्ज माफी भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट जो मुझे लगा मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो उसे 15 महीने में वो इफेक्ट और इम्पैक्ट नहीं आया कि कर्ज माफी कोई चीज है। किसानों में ऐसा भाव जो है हमको नहीं मिला, जिसे हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकल जो एक मैसेज आप देना चाहते हैं वो शायद मैसेज नहीं दे पाए। बार बार आप ये देखते हैं कि जो भी विवाद हुए वो कर्ज माफी को लेकर ही हुए। अभी भी यदि कोई जो सवाल उठ रहे हैं सबसे ज्यादा कर्ज माफी को लेकर उठ रहे हैं। इस मामले में मुझे कोई संदेह नहीं दिखता कि अब ये कर्ज माफी भविष्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो नहीं रहेगी। फिर उस स्थिति में बाकी लोगों का क्या होगा? जिनको लाभ मिल गया वो एक अलग एक कैटेगरी हो जाएगी, जिनको लाभ के लिए अपेक्षित थे वो एक अलग कैटेगरी होगी। उसका रिएक्शन किस तरह का होगा, उसकी डिमांड किस तरह की होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम ये देखते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को तरह तरह की योजनाओं के साथ वो मीट आउट करने की कोशिश करती है। वो लगातार फिर वही हम ये देख रहे हैं कि 0% की चीज आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन चूंकि ये अभी दौर कोरोना का है, इसलिए अभी ना तो आप जो भी बात हो रही है मंडी में आप जो है कोई देखने नहीं जा रहा है कि किसानों की हालत क्या है। आप इवन आप चाहे पॉलिटिकल लोग हों या दूसरे लोग हों, किसान वहां परेशान है, उनके अपनी समस्याएं हैं। वो इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि सितंबर से पहले ये इलेक्शन होना है। जितनी हम ये देख रहे हैं कि तुलसी सिलावट हो, प्रभुराम चौधरी हो, गोविंद राजपूत हो, या जितने भी लोग हम ये देख रहे हैं कि भोपाल में मूवमेंट दिख रहा है, सरकार कोरोना से रिलैक्स कर रही है उन जिलों को ताकि लोग भोपाल आ सकें। ये पॉलिटिकल प्लानिंग के तहत ही है सब कुछ। क्योंकि जब तक आप ये देखिए कि ये संदेश भी जाना है कि सिंधिया के साथ जो है कांग्रेस के 22 विधायकों ने ही पार्टी नहीं छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है। तो इसलिए अलग अलग तरीके से उसका एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो एजेंडा जो अभी सेट होना चाहिए चुनाव का, मुझे लगता है कि दोनों दल अभी एजेंडा सेट नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि वो पहले कोरोना को के फ्रंट पर रहे या एजेंडा सेट करे। वो अपना पॉलिटिकल केवल मैनेजमेंट कर रहे हैं, एजेंडा दोनों ही दल अभी तक सेट नहीं कर पाए। एक बहुत जबरदस्त बात कर रहे थे गोपाल भैया कि सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? दिनेश गुप्ता आपसे ही पूछ रहा हूँ। अरे मैं सुन नहीं पाया रिजवान। दिनेश गुप्ता बहुत जबरदस्त बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, ब्रिजगोपाल लोहिया बहुत जबरदस्त बात कर रहे थे जी। वो कह रहे थे कि सत्ता जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए रिजवान जी, सत्ता जो राजनीति की जाती है वो सत्ता के लिए ही की जाती है। ये आप कह सकते हैं कि आप कुछ भी आप उसके लिए कह सकते हैं कि हमारे लिए सेवा का माध्यम है या कुछ भी है, क्योंकि सेवा तब ही होगी जब सत्ता हो। ये तो कांग्रेस भी कहती है, हर दल कहता है, कोई दल ये नहीं कहता कि हम सत्ता लोलुप हैं। आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम सेवा के लिए आए हैं। लेकिन सेवा जो है जब सेवा में कई बार कोर्ट के सवाल खड़े होते हैं कि सेवा में खोट है, सेवा की भाव को लेकर संदेह पैदा होता है, तो वो लोकतंत्र के लिए जब जिस पर जब फैसला होना होता है तो वो चुनाव में ही होता है। उसको आपने जो है सेवा की है, इस बार तो चुनाव से लेकर फैसला हो, इस बार तो सरकार जो बनी वो चुनाव से अभी भी मेरा ऐसा मानना है। देखिए कि चुनाव जो है बहुत सारी परिस्थितियों, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। आप यदि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यदि उनके बड़े नेता उस क्षेत्र से चले जाते हैं, जैसा हमने राकेश चतुर्वेदी के मामले में भिंड में देखा था कि एक चेहरा भिंड जिले में जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अलग अलग जिलों में हम इसको देख चुके हैं, संजय पाठक के मामले में देख चुके हैं, नारायण त्रिपाठी को देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब उमा भारती गई थी, जब उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी, तो उसका भी इफेक्ट आया था। ये स्वाभाविक है। तो केवल किसी एक चीज पर ये असर नहीं डालता। ये चुनाव जब होते हैं तो बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह काम कर रही होती, तो ये एक समग्र रूप से हम कुछ मुद्दे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन किसके मन को क्या पसंद आया, जिसके आधार पर उसने वोटिंग की है, वो एक जो है वो वही जानता है जिसको सेवा मिली है या मेवा मिला। चुनाव में मंत्रिमंडल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा रोज होती है।
आए दिन होती है, कल होगा, परसों होगा, फिर गवर्नर से मिले, फिर संघ मुख्यालय में भी जाकर मिलाए, फिर दिल्ली जाएंगे तब होगा। इस तरह की बहुत तरह की चीजें। क्या देख रहे हैं आप, निकट भविष्य में इसमें कुछ होने वाला है? और आखिर पशुपेश क्या है? पशुपेश ये है कि आप देखिए, जो इतनी बड़ी संख्या में विधायक आए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के, जो पार्टी की लाइन से नहीं है, पार्टी की लाइन से अलग हैं, और उन लोगों को यदि किसी समझौते के तहत सरकार में, पार्टी में लाया गया है, तो उनकी जो एक समझौता का जो भी फॉर्मूला रहा हो उसको तो मीट आउट करना है। उससे यदि जो है पार्टी के लोगों में कोई असंतोष होता है, कोई नाराजगी होती है, ये देखिए स्वाभाविक है। जब दो विपरीत दलों में लोग काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में होते हैं, लेकिन ये यदि एक ही दल में दोनों आ गए हैं तो ये प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हो जाती, दिल में प्रतिस्पर्धा का भाव तब भी बना रहता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि यदि एक और कॉम्पिटिटर आ गया, यदि आप ये माने कोई विधायक है, वो ये मान रहा है कि मेरा मंत्रिमंडल के लिए रास्ता साफ है, एक और प्रतिस्पर्धी आ गया तो फिर आप कैसे एडजस्ट करेंगे? मंत्रिमंडल में तो सीमित पद हैं। यदि आपने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को जो है 6 मंत्री पद दे दिए, 8 मंत्री पद दे दिए, तो ये तो कटिंग कहाँ होगी? ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें होंगे। तो आपको जो है सबसे पहले तो अपने लोगों को ये समझाना पड़ रहा होगा कि यदि हमको ये सरकार को आगे जारी रखना है तो पहले इनकी शर्तें माननी पड़ेगी, इस समझौते को मानना पड़ेगा, और यही पसोपेश होगा जो इतना विलंब हो रहा है। और दूसरा मुझे ये लगता है एक पसोपेश ये भी होगी, अगर कोरोना के पीरियड में आप इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती हैं तो थोड़े से सवाल तो उठते ही हैं कि ऐसी क्या जल्दी हो रही थी? जब मंत्रिमंडल नहीं था तब भी लोग कह रहे थे क्या जल्दी थी, 6 मंत्री हो गए तो कहेंगे कि क्या जल्दी है। तो ये सब चलते रहते हैं। तो ये अभी क्या है कि पूरी जो डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये जब भी ये पूरा इनकी क्राइसिस खत्म हो जाएगी, सारे लोग मान जाएंगे कि हमें चुनाव तक अभी एक साथ ही रहना है, तो फिर ये जल्दी ही हमको एक पूर्ण मंत्रिमंडल दिखाई देगा। बिल्कुल। ब्रजेश पांडे, लगता है आपकी बिजली गुल हो गई। हाँ, मेरे तरफ ये शिवराज सिंह चौहान जी की आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये बिजली भी मुद्दा बनेगा चुनाव में, इसलिए कि किसानों को और आम लोगों को सबको ढेर सारा बिल आ रहा है, सफाई भी आ रही है उसमें कि बिल एवरेज आ रहे हैं। आप ऑनलाइन सूचना भेजिए, सुधार कर दिया जाएगा। बिल आ रहे हैं, कई जगह तो बिजली काटने के भी जाते हैं, कई जगह गाड़ियां भी जब्त कर ली। सचिन यादव का कुछ जिक्र कर रहे थे ब्रजगोपाल लोहिया, वो कह रहे थे कि सचिन यादव ने आज स्वीकार कर लिया और लिखित में स्वीकार कर लिया कि आप कर्ज माफ नहीं कर पाए। आपने 1000 से 50,000 तक माफ किया और वो भी बहुत थोड़े से लोगों के किए हैं, और आप कर्ज माफ नहीं कर पाए। और क्या लगता है आने वाले वक्त में कर्ज माफी मुद्दा बना रहेगा या ये आपके गले की फांस होगा, इसलिए कि आपने बहुत ढेर सारा बजट इसमें खर्च कर दिया? रिजवान जी, कांग्रेस के लिए तो कोई चीज गले की फांस बनने वाली है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सवाल तो सबसे अधिक कहीं चिंता का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि सियासत इस कदर आवाम में एहसास कराती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। अभी आपने बहुत अच्छी बात किया बिजली को लेकर के। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बिजली के पहले ब्रजेश पांडे, बिजली के पहले किसान कर्जे पर बात कर लेते हैं। हाँ, मैं आ जाता हूँ। मैं पहले तो मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी 2 चीजों में बहुत सिद्धस्त है, एक झूठ बोलने में और एक झूठा गाल बचाने में, जो मैं इनको बार बार कह रहा हूं। पहली बात यह कि आपने उन 22 विधायकों को जोड़ तोड़ करके मध्य प्रदेश में सौदेबाजी करके प्रदेश के जनादेश को, जनता जनार्दन के दिए जनादेश को खंडित करने का कुप्रयास किया। दूसरी बात, अभी ये आंकड़े मुझे बता रहे थे, मुझे बहुत दुख लगता है और मैंने बताना चाह रहा हूं आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से, चूंकि प्रदेश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है, कि जो मनरेगा का सिस्टम है, मनरेगा में मैं 2 बार मध्य प्रदेश के विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी में मेंबर था, और आपके पार्टी के कई लोग, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, ये लोग हमारे साथ प्रदेश में मेंबर थे। मैं जनता की ओर से एक प्रतिनिधि था। तो पहले मनरेगा उसमें आदरणीय गोपाल भार्गव जो पंचायत मंत्री थे, उसके उपाध्यक्ष थे। मैं हमेशा
यही कहता था मुख्यमंत्री जी से और गोपाल भार्गव जी से कि जब 60 और 40 का रेशियो मनरेगा में फिक्स किया गया है, 60% का रेशियो हमारी केंद्र सरकार भेजती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार, और 40% का सिर्फ आपका काम क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर विजिलेंस करना, एक इंक्वायरी करना, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लेबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप प्रदेश के अंदर जो है पंजीकृत 2018 के जो मैं आंकड़े दे रहा था, मैंने करेक्ट कर दूं कि तब 2,15,72,496 लोगों ने पंजीकरण किया, जिसमें 12,78,749 लोगों ने आवेदन किया था और उसमें पंजीयन 1,21,73,129 लोगों का था। मेरा इनसे यह कहना है ब्रजगोपाल भैया थोड़ा पढ़ के आया करें, जिसमें सिर्फ 1,10,18,982 लोगों को लाभ मिला। रहा सवाल हमारे प्रदेश में जब श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसानों के 25 लाख किसानों के, कांग्रेस का वचन पत्र 1 महीने के लिए नहीं था। आप अच्छे से जानते हैं रिजवान जी, आप पहली पंक्ति के बड़े प्रखर संपादक हैं। कांग्रेस का वचन पत्र किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र पूरे 5 साल के लिए होता है। 5 साल के अंदर उन्होंने पहली किस्त में अपने 25 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, दूसरी किस्त में भी उन्होंने, जैसे सबका नाम आ गया कि दूसरी किस्त में भी हमको 35 लाख किसानों के कर्जे माफ करना था। इसके बाद इन लोगों ने तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना दिया, एक कांग्रेस के गुट को तोड़ करके। मेरा इनसे यह कहना है कि जब आपने मनरेगा में लाभ दिया तो आरएसएस और भाजपा के लोगों को दिया, तब आपने उन श्रमिक परिवारों को नहीं दिया जो ने मध्य प्रदेश से पलायन करके बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में जाना पड़ा। तो आप असली कसूरवार तो आप है। दूसरी बात सिर्फ 1-2 मिनट का समय और लूंगा आदरणीय रिजवान जी। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने पिछले दिनों वर्तमान मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और साफ तौर से उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जो है वो किसानों का, हर समाज के हर व्यक्ति का बिजली का बिल 3 माह का माफ करना चाहिए। और आपको ध्यान होगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 16 महीने में, तब 100 यूनिट तक ही 100 रुपए ही बिजली का बिल आता था 100 यूनिट जलने पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि नहीं साहब, अभी हमको जो है सबसे बड़ी बात है चुनाव लड़ने की। अरे आप उद्योगों को राहत नहीं दे रहे हो, आप प्रवासी मजदूरों के लिए अपना पैरामीटर फिट नहीं कर पा रहे हो, आप मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना काम नहीं कर पा रहे हो। आपका सारा का सारा फोकस कहीं है तो 24 क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में है, और जहां पर आपको बुरी तरह से मात खानी। किसान कर्ज वाले पर जवाब नहीं दिया, आप जल्दी से दीजिए, बहुत कम समय है मेरे पास। ब्रजगोपाल लोहिया कह रहे हैं कुछ हजार लोगों के ही आपने कुछ 1-8 लाख कुछ कह रहे थे, और आप दावा करते हैं 22 लाख लोगों के से भी अधिक 25 लाख 25 हमने पहले पायदान में 25 लाख लोगों के जो है किसान के कर्ज माफ किए। कृषि मंत्री ने स्वीकार कर लिया। उनके पास जानकारी नहीं है। वो उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं आपके ट्विटर के माध्यम से ब्रजगोपाल भैया को और आपको सेंड कर दूंगा 25 लाख लोगों के ऑन रिकॉर्ड जो है, उसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भतीजे के भी किसान ऋण माफ किए गए थे। आपको ये भी जानकारी है होगी रिजवान जी। ब्रजगोपाल भैया जितने भी आंकड़े दे रहे हैं वो झूठे और मिथ्या है, वो झूठे और मिथ्या है। और वो उनके आंकड़े एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट है जो आरएसएस भाजपा लिख करके उनको भेज देती है। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, ये आंकड़े जो है बैंक से पूछे जा सकते हैं, प्रदेश के सारे प्रशासनिक अधिकारी वही उनसे पूछे जा सकते हैं। हमने 25 लाख किसानों के कर्ज माफ किए प्रदेश के अंदर, और दूसरे लिस्ट में हमको करीब 35 लाख किसानों के कर्ज माफ करना था, उसकी भी लिस्ट बन गई थी, उनके नंबरिंग चढ़ गए थे, उनके नाम चढ़ गए थे। केश पांडे किसान डिफॉल्टर की श्रेणी में आ रहा है, और जिसकी वजह से आने वाले वक्त में भी उसे कर्ज नहीं मिलेगा, और पीछे कर्ज की भी रिकवरी उसके ऊपर हो रही है। आपकी नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है रिजवान जी कि जब 15 साल में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1, बच्चों से दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार के 16 महीने में किसान ने कहीं भी आत्महत्या नहीं किया। किसी भी किसान की जो है वो इस ऋण को लेकर के, बैंक को लेकर के उसने सुसाइड नहीं किया। हमारी सरकार जब तक थी 16 महीने प्रदेश के अंदर, उसने प्रदेश को उच्च से उच्चतर दिशा देने की भरपूर कोशिश की, और उसमें कमलनाथ जी का परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आ गई है, जो सिर्फ कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं, हम किसान पुत्र हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस प्रदेश के किसान का दुख क्या है, दर्द क्या है। प्रदेश के अंदर ओला
चलिए, पहला जवाब लोगों को आप मुझे- उनको मुआवजा चाहिए, वो सही समय पे नहीं मिल रहा है। जवाब आज दीजिए। मजदूरों को वेदगोपाल श्रमिकों की सरकार नहीं खड़ी है। दिनेश पांडे, अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है जी। बोलिए वेदगोपाल जी कहिए, कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ढेर सारे रिजवान उन्होंने जी लंबी- देखिए, मैं दो उन्होंने बातें आपसे मनरेगा कहूं। से लेके किसान कर्ज माफी तक बहुत ढेर सारे इल्जाम लगाए आप पर। मैं अब आपको वो कह रहे हैं बहुत कि सारी बातें बताता हूं। रिजवान जी अपन बात करें, रिजवान जी अपन बात करें 11 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणामों की मतगणना हुई। उसमें कांग्रेस को वोट तो कम मिले परंतु सीटें ज्यादा मिली। 12 दिसंबर को हमने सरकार छोड़ दी। इसके बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की एक सरकार बनी जिसने 973 झूठ मध्य प्रदेश की जनता से बोले थे। उसमें सबसे बड़ा झूठ था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। ब्रजेश पांडे जी कहते हैं कि हो गया तो हम मान लेंगे कि हो गया। ब्रजेश जी रुकें। और जो आप हम लोगों को टैग करना चाह रहे हैं ट्विटर पर, वो कृपया सचिन यादव जी को टैग कर दें, क्योंकि सचिन यादव जी के आंकड़े और आपके आंकड़े पृथक पृथक हैं। दूसरी बात, रिजवान जी आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि सबसे पहले मंदसौर में कहा गया कि मोबाइल मेक इन मंदसौर बनेगा, फिर चित्रकूट में कहा गया कि मेक इन चित्रकूट बनेगा, फिर भोपाल में कहा गया कि मेड इन गोविंदपुरा बनेगा। हमने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला। आपने महिलाओं से झूठ बोला कि हम आपके 1 लाख तक के कर्ज माफ करेंगे। आप लोगों ने आपने युवाओं से झूठ बोला। ब्रजेश जी रुके, सुने। आपने युवाओं से झूठ बोला कि हम 4000 रुपए महीने देंगे। आपने 973 तबकों से झूठ बोला। आपने एक झूठ और बोला था 5 अक्टूबर 2018 को माननीय कमलनाथ जी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और वो सरकार में आते हैं तो डीजल 5 रुपए कम किया जाएगा। आपको दुख होना चाहिए और इस बात पर शर्म आना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में 5 रुपए बोलते हैं आप पढ़ाकर सरकार से गए, आप पढ़ाकर सरकार से गए। तीसरी बात, रिजवान जी एक बात और बताऊं मैं, जो सबसे खास बात, एक और बात लिखी है इसमें, ये जो आप जिन सचिन यादव जी की बात कर रहे हैं कि इन सचिन यादव जी ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के बारे में भी लिखा है। जिन तेंदुपत्ता संग्राहकों को चप्पल हमने पहनाई, पानी की कुप्पी हमने दी, साड़ी हमने दी, आप उनको कुछ नहीं दे पाए। आपने किसान को कुछ दिया, ना मजदूर को कुछ दिया, ना गांव को दिया, ना गरीब को दिया। एक उद्योगपति और एक राजा की सरकार थी जो उद्योगपतियों को देती रही और राजा को बांटती रही। आईफा अवार्ड के लिए आप चिंतित थे, इंडियन आइडल अवार्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, 26 मार्च को आप आईफा अवार्ड करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, इसकी चिंता जिस सरकार को थी, वो सरकार कोरोना से तो नहीं लड़ सकी, गांव गरीब मजदूर किसान का तो हित नहीं कर सकी, परंतु वो आईफा के जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनका हित साधने में लगी थी। और किनके कमर में हाथ डालकर किस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश की जनता ने देखी हैं वो सर्वविदित है। परंतु जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारे लिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 24 चुनाव में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव जीतेगी कि 2018 का झूठ 2019 के मई में पकड़ा गया था और आप मध्य प्रदेश की एक छोड़कर पूरी विधानसभाएं हार गए थे। जब पूरी विधानसभाएं आप हार गए थे, एक छोड़कर लोकसभा में, तो आपके पास बचा कुछ नहीं है। अब केवल गाल बजाने से, ट्विटर चलाने से और मीडिया पे बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रदेश का किसान, मजदूर और गरीब और गांव आपका चाल चरित्र और चेहरा पहचान चुका है। उसके वो आपसे नफरत करने लगा। ये वास्तविक सत्य कह रहा हूं मैं ब्रजेश जी। आप जब इस 24 चुनाव में जाएंगे तो आपको परिणाम दिखाई देगा। और रिजवान भाई एक बात और कि ये जो लोग हैं इनकी वास्तव में राजनीति करते हैं, रूम में कर सकते हैं, एयर कंडीशनर में कर सकते हैं। हम सड़क पर रहकर राजनीति करने वाले लोग हैं। हम गांव गरीब और मजदूर के दिन भर साथ रहते हैं। हमें बेहतर मालूम है कि माहौल क्या है, वो इनके कितने खिलाफ है, सारा मालूम। जी रिजवान जी। गोपाल लोहिया, आपको तो 2018 के चुनाव में भी बेहतर मालूम रहा होगा, लेकिन आपकी सरकार नहीं बन पाई। चलिए देखिए, आपको भी मालूम है हमें 48,000 वोट ज्यादा मिले परंतु हमें सीटें कम मिली, और सीटें कम मिली तो हमने एक चुनाव उन्होंने आपसे कम लड़ा था। उन्होंने एक चुनाव उन्होंने आपसे कम लड़ा था और ये आंकड़ों की बाजीगिरी अब हम इतने समय बाद भी कर रहे हैं। चलिए ब्रजेश पांडे, जवाब सिर्फ उतना ही दीजिएगा जिस पर आपको आपत्ति है और जल्दी दीजिएगा, मेरे पास समय आपके लिए बचा नहीं। इन्होंने जितनी बातें कही रिजवान जी अपनी 20 सेकंड की सारी बातों में मुझे घनघोर आपत्ति है। क्योंकि देखिए, पहली बात ये
ये सिर्फ और सिर्फ फोटो जो है व्हाट्सएप में डालने में और ट्विटर में डालने में और फेसबुक में डालने में इनकी महारत हासिल है। इन्होंने अरे चप्पल वो आयता पहनाई, पे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे बेरोजगारों को आपने भत्ता नहीं दिया। सब मुद्दों पे मैं क्रमशः आऊंगा, सब पे जवाब दूंगा। तो ये उसका भी फोटो व्हाट्सएप में डाल दिए। अरे हमने तो प्रदेश के अंदर जो हमारे यहाँ के लोग, देश के लोग, जो बॉलीवुड के लोग इस प्रदेश में आकर के अपनी फिल्म बनाना चाह रहे थे, हमने फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए हमने प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रदेश की जो ग्रोथ लेवल है, इन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टर मीट के नाम पर शिवराज सिंह ने सैकड़ों बार विदेश यात्रा किया, एक भी इन्वेस्टर उसके लिए जैकलिन की कमर में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं थी। गोपाल अब आप बीच में मत बोलिए। इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में व्यापार करने नहीं आए। इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, ये सब इनको एक शिक्षा आरएसएस से मिलती है। रिजवान जी, झूठ बोलो, बार बार बोलो, तब तक बोलो जब न लगने लगे। 10 दिन में आप कर्ज माफ करने वाले थे, उसका क्या है? आप 10 दिन में माफ करने वाले क्या? मध्य प्रदेश के अंदर माननीय श्री कमल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही 4 घंटे के अंदर मंत्रालय में बैठते ही प्रदेश के 25 लाख किसानों के कर्ज, रिजवान जी 25 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, और दूसरी लिस्ट भी तैयार हो गई थे, उन श्रमिकों के, उन मजदूरों के नाम चढ़ गए थे, उनके भी कर्ज माफ होना था। लेकिन बाहर है शिवराज सिंह जी तोड़ फोड़ में माहिर, और हमारे पार्टी के एक दल को तोड़ करके उन्होंने आनंद फानंद में षड्यंत्र करके एक सरकार बनाया। और आज देखिए चले अब आप प्रदेश का हर वर्ग रिजवान जी, मुझे थोड़ा सा छुट्टी चाहिए। दिनेश भाई नाराज हो जाएंगे मुझसे, उनको और भी किसी कार्यक्रम में शामिल होना है, सौदेबाजी करने हासिल है। और रिजवान जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी इनको शर्म नहीं आती, ये किस मुंह से जाएंगे 24 सीटों में, क्षेत्रों में जाकर के प्रचार करने के लिए। जनता इनको दौड़ा दी, क्योंकि जनता को पता चल चुका है कि इस प्रदेश का हितैषी सिर्फ और सिर्फ माननीय श्री कमलनाथ जी है, और कांग्रेस पार्टी है जो जनता के सुख दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ी है। अभी से प्रचार मत करो ब्रजेश जी, समय बहुत है। धन्यवाद। आप कर रहे अपने पार्टी का, तो कोई आपस में बात मत कीजिए, अब आप आपस में मत बात कीजिए, आप पत्रकारों को भी कुछ कर लेने दीजिए साहब। दिनेश जी, सुना आपने दोनों को, क्या कहेंगे? देखिए रिजवान जी, जो इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुद्दे होते हैं, जो बेसिकली हाइलाइट्स जिसे हम कहते हैं, उस हाइलाइट्स के मामले में जितनी आप देखेंगे कि क्रेडिबिलिटी एक बड़ी समस्या हो गई है। चाहे वो आप देखिए 10 दिन का जुमला हो या 15 लाख का जुमला हो, ये अब लोगों को समझ में आने लगे हैं। लेकिन जो जब हम जाती है कोई पार्टी फिर से चुनाव मैदान में जाती है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने ये जब देखा कि 2008 में, 2013 में जो क्रेडिबिलिटी थी, वो 2018 में अचानक वो जो है हम देखते हैं कि बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो ये क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं जनता ऐसा महसूस करती है कि आपका जो कनेक्ट है वो खत्म हो रहा है। यदि जो कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आई, तो हमेशा आप देखिए कि पहले दिन से ये सवाल था कि खजाना खाली है, ये खजाना खाली था। और यही समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ भी आ रही है, क्योंकि उन्होंने 2018 का चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे ऐसी योजनाओं पर पैसा खर्च किया कि जो है खजाना खाली हो गया। और ये उम्मीद थी कि जब आएंगे तो फिर देखेंगे किस तरह से मैनेज करना है, कैसे कर्ज लेना है। कमलनाथ जी ने भी कर्जा लिया, लेकिन वो जितना कर्जे की राशि थी वो केवल कर्ज मुक्ति में ही चली गई। कर्ज मुक्ति आप कर्ज लेके कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा जो है वो है, क्योंकि सरकार के रेवेन्यू रिसोर्सेज तो बढ़े नहीं। तो दूसरी योजनाओं की आप पूर्ति करते कैसे? आप ना तो जो है डीजल पे पैसा कम कर सकते थे, ना बेरोजगारी भत्ता दे सकते थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम करना फिर अलग बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण और एक और जो सारी चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं इस चर्चा में देख रहा था, एक चेहरा, हमारी भारतीय राजनीति में एक परंपरा अब शुरू हो गई है कि चेहरे के आधार पर चुनाव जीते जाने लगे हैं। अब वहां ये इस बात का कोई मैटर नहीं रहा कि कौन कैंडिडेट है। यदि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम ये देखते हैं कि सब नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कौन व्यक्ति है। यदि जो है अब मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस शिवराज सिंह चौहान को चुनाव में हमने देखा था। लेकिन इस उपचुनाव में कमलनाथ और शिवराज सिंह जी का मुकाबला इन 24 सीटों पर होगा, तो जो भी चेहरा पॉपुलर होगा, तो मुझे लगता है कि उसी पार्टी के पक्ष में ज्यादा रिजल्ट जाएंगे और वही फिर से जो है अपनी ताकत साबित करने में सफल होगा।
बिल्कुल दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, वेणुगोपाल लोहिया आप हमारे साथ जुड़े, विजय पांडे आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बस यही है कि रण जो है वो रणभेरी एक तरह से ऐसा कहा जाए पर्दे के पीछे से बज रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी या सरकार काम करने के बजाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उसका ध्यान चुनाव पर है। और बीजेपी बहुत ढेर सारे सवाल पूछ रही है कांग्रेस से, खासतौर से कर्ज माफी को। और वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अगर कर्ज माफी जारी नहीं रही, इसलिए कि जनता ने इस बार सरकार इसी मुद्दे पर अदालत तक की शरण ली, अन्य लोकतांत्रिक। तो अब देखिए आने वाले वक्त में किस तरह से होता है। चुनौती उन चेहरों के सामने भी है जो कभी कांग्रेस के निशान पर चुनाव जीत के आए थे, अब कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। मंत्री पद एक बड़ी चुनौती है, पशुपेश में है सरकार कि अपनों को कैसे समझाए और जिनके भरोसे वो सरकार बना पाई उन्हें कैसे एडजस्ट करें। राजनीतिक खिलाड़ी है, 13 साल सरकार में रहे, लेकिन फिलहाल वो भी एक चक्रव्यूह में है। रोज सोचते हैं, रोज समझते हैं लेकिन कुछ कर न। और उनके चेहरे को देखकर चुनाव होंगे, जाहिर है 24 के जो चुनाव 24 होंगे। और वही कमलनाथ का चेहरा भी देखकर वो पीछे उनके खड़े होंगे विजय सिंह, जहां नरोत्तम मिश्रा और पीटी इन सब के साथ मिलकर एक चुनाव होगा। देखते हैं आने वाला वक्त कैसा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव की तारीख है नजदीक होगी, तारीख का ऐलान होना बाकी है, तब क्या रणनीतियां होती है, कैसे इस बार चुनाव जी हमारे इसका कहना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से अब चीज़ें दो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। एक तरफ कोरोना से जंग जारी है, दूसरी तरफ सियासी घमासान भी धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण बनते हैं और ये देखना दिलचस्प होगा। कोरोना से लड़ाई इधर अलग जारी है, उससे किस तरह से निपटती है सरकार, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का रिजवान जी। और चर्चा में जिस तरह की बातें हुई हैं, अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रंग लेती है मध्य प्रदेश की राजनीति। बात मुद्दे